नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव है, वो हमने पढ़ना है कि ऑटोक्लेव किस तरह वर्क करता है, ये है क्या और इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑटोक्लेव आपको पता है मॉइस्ट हीट जो है यूज़ करता है, इसका अपरेटस है, दैट इज़ ऑटोक्लेव। इसके अंदर मॉइस्ट हीट यूज़ होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही है कि हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है और टाइम एक्सपोजर कम होता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। कि प्रेशराइज स्टीम यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, जिसको हम मॉइस्ट हीट कह रहे हैं, या हम कहते हैं कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो प्रेशराइज स्टीम हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और टाइम फिर हम कम लगता है। अब इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं कि 121 डिग्री टेम्परेचर होता है, 15 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर होता है और 15 मिनट से ज़्यादा स्टैंडर्ड यही है। आप बढ़ा भी सकते हैं, कम नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम बताया हुआ उन्होंने। अब ऑटोक्लेव दो तरह के होते हैं। एक स्मॉल स्केल पे जो यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं पोर्टेबल, ये स्मॉल स्केल पे यूज़ हो रहे हैं। और एक होते हैं लार्ज स्केल पे जो यूज़, जो पोर्टेबल होते हैं ना बच्चों, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक हीटर्स जो खुद ब खुद स्टीम जनरेट करके दे रहे हैं। यहाँ पे बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने वाटर को पहले कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। इसमें दो हैं, दो तरह के हैं, दो तरह की कंडीशंस हैं। लार्ज स्केल बॉयलर यूज़ करते हैं। अब दो कंडीशंस हैं, अगर हमने पोरस लोड रखा है ना लार्ज स्केल वाले में, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका मिनिमम टेम्परेचर है 134 डिग्री। और अगर हमने कोई बॉटल फ्लूइड रखा है, बॉटल स्टेरिलाइजेशन है, फ्लूइड स्टेरिलाइजेशन है, बॉटल फ्लूइड स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइजर्स होते हैं, तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस। पोरस के लिए 134 और बॉटल फ्लूइड स्टेरिलाइजर में 121 डिग्री सेल्सियस। अब हम जनरल फीचर्स पढ़ते हैं ऑटोक्लेव के कि वो क्या होते हैं। अच्छा, अब जनरल फीचर्स, सबसे पहले ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ चैम्बर है, रेक्टेंगुलर भी होता है या फिर सिलेंड्रिकल। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ये स्टील। अच्छा, अब इसकी कैपेसिटीज़ जो है वो 400 से 800 लीटर्स तक होती है इसकी कैपेसिटी। इसमें दो डोर्स भी होते हैं, किसी में एक भी होता है, वन भी होता है, टू भी होते हैं। वन टू क्यों होते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं कि एक साइड से आप मटेरियल डाले जाओ, अगली साइड से आप निकाल लेना लास्ट में, ये फैसिलिटेशन के लिए। इसके अलावा एक स्टीम जैकेट होती है। स्टीम जैकेट के दो काम हैं, एक तो ये प्री हीटिंग में मदद करती है, और आगे जाके आपको अच्छा पता चलेगा कि स्टीम जैकेट क्या है, अच्छे से समझ आ जाएगी। और दूसरी बात, ये कूलिंग को फैसिलिटेट भी करती है। हीटिंग के केस में हम क्या करते हैं कि जब हमने ये ऑपरेट करना है स्टेरिलाइज़र को, तो हमने क्या करना है कि स्टीम जैकेट के अंदर जो हमारी स्टीम है उसको हमने एंटर कर देना है, मॉइस्ट हीट को या प्रेशराइज स्टीम को। तो उससे क्या होता है, प्री हीटिंग हो जाती है, चैम्बर जो है वो गर्म रहता है। दूसरी बात, कूलिंग में कैसे, एट द लास्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन हमने क्या करना है कि कोल्ड वाटर जो है इसमें डाल देना है, ताकि चैम्बर जल्दी से कूल हो जाए और हम मटेरियल को निकाल लें उसके बाद। इसके अलावा इसके अंदर डिस्चार्ज चैनल होता है। डिस्चार्ज चैनल क्या करता है, जो ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन या बिफोर स्टेरिलाइजेशन एयर रिमूव करनी है वो हम इससे करते हैं जो चैम्बर के अंदर है। और ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन जो कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन होके हीट ट्रांसफ़र होती है ना, तो जो कंडेंसेट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव होता है कंडेंसेट यहाँ से। इसके अलावा कंडेंसेट और एयर दोनों, उसके अलावा यहाँ पे थर्मोकपल्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं, और प्रेशर गॉग्स हैं जो प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट कि ये एक स्टेनलेस स्टील का चैम्बर है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतने डोर्स हैं, स्टीम जैकेट इसमें एक चीज़ है, और डिस्चार्ज चैनल है, और बाकी ये थर्मोकपल और प्रेशर गॉग्स। हमारे पास है कि हमारे पास स्टेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑटोक्लेव क्या है।
सबसे पहले हमने एयर रिमूवल पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एयर को रिमूव करना होता है और स्टीम को हमने एडमिनिस्टर करना है। स्टीम का एडमिशन करना है, एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद हमारे पास होता है, उसके बाद हमारे पास हीटिंग अप है। देन हमने क्या करना है, होल्डिंग स्टेज आती है जिसमें हमने एक्सपोजर करना है, और लास्ट हमारे पास कूलिंग्स या फिर ड्राइंग फेज है या स्टेज है। अच्छा, एयर रिमूवल है। सबसे पहले हम एयर क्यों रिमूव कर रहे हैं, आपको पता है एयर इज़ द पोअर कंडक्टर ऑफ द हीट, सही है, इसलिए हम एयर को रिमूव कर रहे हैं वहाँ से। दूसरी बात, हम स्टीम एडमिशन कर रहे हैं, चाहिए यार, ज़रूरी है, अब हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है। नेक्स्ट, वो स्टीम एडमिशन के दौरान जो है ना, वो हीटिंग अप होना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हीट अप करते हैं ऑटोक्लेव को। जब हमारा डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमारा स्टेरिलाइजेशन टाइम स्टार्ट हो गया, तो एक्सपोजर टाइम स्टार्ट हो गया या होल्डिंग टाइम। तो तब हम अब टाइम को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, मेजर करना कि अब हमने 15 मिनट रखना है होल्डिंग स्टेज में। तो फिर उसके बाद लास्टली 15 मिनट में स्टेरिलाइजेशन हो गई, उसके बाद हमने निकालनी है चीज़ें। तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होता है। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल करना है, चीज़ों को ड्राई करना है और फिर निकालना है। एयर रिमूवल हम कैसे करते हैं, हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। एक होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और एक है इवैक्यूएशन। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हम जो हमारे पास हॉट स्टीम है उसको जब हम अंदर एडमिशन करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, तो जो एयर होती है वो हैवियर होती है, क्योंकि वो कूल एयर होती है, तो वो रिमूव होती जाती है वो जो डिस्चार्ज चैनल है वहाँ से। डिस्चार्ज चैनल ना नीचे की जानिब लगा होता है ऑटोक्लेव के डाउनवर्ड वाले, इसलिए हम इसे कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हॉट स्टीम कूल एयर को डिस्प्लेस कर रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और इवैक्यूएशन वैक्यूम से की जाती है, वैक्यूम पंप लगा होता है वहाँ से होती है इवैक्यूएशन। दूसरी बात, हमने स्टीम एडमिशन करनी है। एक और बात एयर रिमूवल में, एक और बात, एक तो एयर हमने कर ली रिमूव बिफोर स्टेरिलाइजेशन, एक होती है ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन एयर रिमूव होती है। जो मैंने आपको बोला कि वो डिस्चार्ज चैनल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एयर को रिमूव करता है। वो एयर कहाँ से आ रही है, जब हम कोई पैकेट्स वगैरह, कोई पैकेजिंग मटेरियल को जब हम स्टेरिलाइज़ करते हैं तो पैकेजिंग में थोड़ी बहुत एयर तो होगी। ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन वो पैकेजिंग के अंदर से एयर रिमूव हो जाती है और वो एयर फिर जाती है डिस्चार्ज चैनल से बाहर, मतलब रिमूव हो गई। तो ये बिफोर स्टेरिलाइजेशन भी हमने करनी है, वो हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, इवैक्यूएशन से कर ली। और जो ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन है वो इस तरह से डिस्चार्ज चैनल से वो भी हो रही है रिमूव। इसके अलावा एक और बात कि हमने अब जब एयर रिमूव करनी होती है तो अंदर वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है ऑटोक्लेव का। क्यों? क्योंकि हम प्रेशराइज स्टीम एडमिशन कर रहे हैं। जब हम किसी बोतल फ्लूइड को स्टीराइल करते हैं, बोतल फ्लूइड मतलब ये बोतल है, इसके यहाँ पे फ्लूइड है, बस इसको बोतल समझ लो। इसके ऊपर जो है हमने नाइट्रोजन गैस या कोई भी चीज़ रखी, कोई भी गैस डाली हुई है, तो उस गैस का भी कोई ना कोई इंटरनल प्रेशर है। अब जब हम वहाँ से एयर को रिमूव करके प्रेशराइज्ड स्टीम डाल रहे हैं ऑटोक्लेव में, अगर इसका इंटरनल प्रेशर, बोतल का इंटरनल प्रेशर उस प्रेशराइज्ड स्टीम से ज़्यादा हुआ, यानी प्रेशराइज स्टीम का कम हुआ और बोतल का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो बोतल हो जाएगी बस्ट, फट जाएगी। सो दैट इज़ वाई हम जो प्रेशराइज स्टीम ऐड कर रहे हैं उससे पहले हम सारी एयर रिमूव नहीं करते। बोतल फ्लूइड के केस में सारी एयर रिमूव नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं है कि रिमूव करते ही नहीं हैं, हम करते हैं मगर सारी नहीं करते, ताकि हमारा ये प्रेशर वाली स्टोरी भी मेंटेन रहे और हमारा जो है ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन एयर जो है इंटरप्ट ना करे वो सारा प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये काम हम करते हैं कि सारी एयर को हम रिमूव नहीं करते।
उसके बाद हमारे पास स्टीम एडमिशन, हमने क्या करना है, स्टीम को एडमिशन करना है जैसे हम पहले कर भी रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग अप फेज़ है। उसमें क्या हो रहा है कि हम स्टीम एडमिशन करते हैं तो हीट अप होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे पास स्टीम जैकेट का भी रोल है। उसके बाद हमारे पास होल्डिंग स्टेज है। जब प्रेशर और टेम्परेचर 121 डिग्री पे पहुंचता है तो हमारा होल्डिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है और लास्ट पे हमारी कूलिंग स्टेज है। और ये समझने वाली है, मतलब इसमें ज़्यादा यही था, इसके बारे में समझना था, इसके बारे में ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास कूलिंग और ड्राइंग है। तो कूलिंग का तो समझ आ रहा है, हमने कूल करना है। ड्राइंग का भी समझ आ रहा है, हमने ड्राई करना है। मगर किसको ड्राई करना है? हमने पोरस फ्लूइड को। और कूलिंग हमने बॉटल फ्लूइड के केस में करनी होती है जब हम बॉटल्स विद फ्लूइड स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। पोरस फ्लूइड को हमने ड्राई कैसे करना है? इसको हमने वैक्यूम से ड्राई करना है। वैक्यूम क्या करता है, जो मॉइस्चर या जो कुछ भी है वहाँ से उसको बाहर निकाल देता है, फेंक देता है बाहर निकाल के। और जो बॉटल फ्लूइड है इसमें हमारे पास क्या है कि स्टीम जैकेट का रोल है। स्टीम जैकेट, उसमें हमने कूल वाटर को हमने फिल कर देना है और चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाता है। फिर हम बाद में बॉटल फ्लूइड को रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, इसको एक और मेथड से हम कूलिंग करते हैं कि जो स्टेरिलाइज़र का रूफ़ है ना, यानी ऑटोक्लेव का रूफ़, उधर से हम कूलिंग को जो है वो स्प्रे कूलिंग करते हैं। वहाँ से स्प्रे कूलिंग को स्प्रे करते हैं रूफ़ से, ताकि जो है अंदर वाला चैम्बर वो ठंडा हो जाए और हम इसको रिमूव कर लें। और फिर ऐसे ही रिमूव नहीं करना कूलिंग और ड्राइंग के बाद। उसके बाद हमने इंटरनल प्रेशर, दैट वाज द प्रेशर ऑफ द चैम्बर और प्रेशर ऑफ द बॉटल, इन दोनों को इनके इंटरनल प्रेशर्स को मेंटेन करना है। क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑटोक्लेव का जो अपना प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, कम होगा सॉरी, क्योंकि प्रेशराइज स्टीम दी है। और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने इन दोनों प्रेशर्स को मेंटेन करना है। पहले ऑटोक्लेव का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके आना है, फिर इन चीज़ों को बाहर निकालना है। क्योंकि फिर प्रेशर डिस्टर्बेंस की वजह से इसको तो कुछ नहीं होगा, ये ख़राब हो जाएगा काम। यहाँ पे फिर वही बॉटल फ्लूइड जो है बॉटल बस्ट हो जाएगी। फिर आगे बॉटल का भी तो इंटरनल प्रेशर है, उसको भी मेंटेन करना होता है। बॉटल के प्रेशर को ऑटोक्लेव के प्रेशर के साथ और ऑटोक्लेव के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ देन हमने रिमूव करना है। अब हम स्टेजेस को देखते हैं, जिसको अगर हम ग्राफ की सूरत में ड्रॉ करें तो वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास है टाइम। सबसे पहले हमने क्या करना था, हीटिंग करनी थी, हीट अप करना था। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हीट अप होता जाता है, हीट अप। एक टाइम आता है कि हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर था 121 डिग्री अचीव हो गया, तो हम वहाँ पे होल्ड कर देते हैं चीज़ को। तो ये है होल्डिंग कर्व। लास्टली जब यहाँ पे हमारे पास स्टेरिलाइजेशन हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 15 मिनट का एक्सपोजर हो गया, तो हमने इसको कूल करना है। और कूलिंग के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होता जाता है विद टाइम, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये जो इतनी हमारे पास स्टेज हो गई, ये हीटिंग अप हो गई, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे हो गई हमारे पास होल्डिंग, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर सेम है। और यहाँ पे हमारे पास हो गई कूलिंग, जिसमें टेम्परेचर फॉल करता रहता है विद टाइम। तो ये है हमारे पास इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑटोक्लेव की वर्किंग की। ऑटोक्लेव की कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसमें हम प्लास्टिक मटेरियल जो है वो मेल्ट हो जाता है, प्लास्टिक वो मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो डल हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। केमिकल ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे वो बॉटल वाली बात, उसको बड़ी एहतियात से करना है। ऑयली सब्सटेंसेस को आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें स्टीम मिक्स ही नहीं होती। जब स्टीम मिक्स नहीं होगी तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, कंडेंसेशन नहीं होगी, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर इज़ द पोलर। तो दीज आर द लिमिटेशंस। ये है ऑटोक्लेव है, इसको मैं ज़रा जूम करती हूँ। ये आपने ड्रॉ भी करना है जब क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये ऑटोक्लेव बना हुआ है, इसमें ये देखें, ये है प्रेशर गॉग। यहाँ पे हमने फ़िल्टर एयर जो है वो एयर लाइन है, जहाँ से हमने फ़िल्टर एयर ऐड करनी है। ये हमारे पास सेफ्टी वेल्व है। ये हमारे पास बॉयलर है, जहाँ से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जो है अंदर ऐड होती है। यहाँ से ये एयर फ़िल्टर है और ये हमारे पास स्टीम यहाँ से एडमिनिस्टर होती है। ये अंदर बैफल्स लगे होते हैं।
इसके अलावा ये वैक्यूम है जहाँ से हमने इवैक्यूएशन करनी है। ये स्टीम जैकेट है, ये वाली जो है ना हमारे पास, ये सारी स्टीम जैकेट है। और ये हमारे पास ट्रेनर है जहाँ से स्ट्रेनिंग होनी है, मतलब एयर वगैरह ने रिमूव होना है। यहाँ पे डिस्चार्ज चैनल लगा होता है, ये डिस्चार्ज चैनल है। और ये यहाँ से एयर और कंडेंसेट रिमूव हो रहा है। ये डोर है और ये हमारे पास एज ए होल पूरा चैम्बर है। ठीक है, ये आपने बनाना है पेपर में और आई होप ये आपको समझ आ गई होगी अच्छे से।